आए विशिष्ट प्रतिनिधिगण, आदिवासी भाइयों बहनों, जवान साथियों, ये मेरा पहला मौका है। 28 साल से प्रकृति को प्यार करने वाले, जल जंगल और जमीन को अपनी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानने वाले, जो आदि अनादिकाल से इस धरती के मूल निवासी हैं, उनके बीच में पहली बार आने का मेरे को मौका मिला। इन देवी देवताओं को मेरे को दर्शन हुए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं भी बहुत हैं, लेकिन समय की पाबंदी है, ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। कभी और मौका मिलेगा तो बोलेंगे। पर मेरे दिल में कुछ दर्द है, उस दर्द को आपके सामने मैं जाहिर करना चाहूँगा कि आज़ादी का इतना लंबे समय गुजर जाने के बाद भी हमारी हालत जो की त्यों है, वही बदहाली है। और अभी हमारा जो आदिवासी एक गीत गा के गया था, उसमें सच्चाई, हमें इनसे कैसे निजात मिले, इसका चिंतन पूरा देश का आदिवासी यहाँ धन्यवाद में कर रहा है। बड़ी खुशी की बात है। मैं महावीर जी से पूछ रहा था कि भाई इतना अपने पास व्यवस्थाएं नहीं, आखिर में ये सारा आपका लंबा पूरा कार्यक्रम 3 दिन तक कैसे चलता होगा। तो उन्होंने कहा इधर उधर से व्यवस्था करके। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इस कार्यक्रम के लिए मेरी 1 महीने की तनख्वाह दे सकता हूँ। तो उन्होंने हाँ भरी। तो मेरी 1 महीने की तनख्वाह 1,21,000 इस कार्यक्रम में मैं भी देके जाऊंगा। और एक निमंत्रण, मेरी इच्छा, आप विचार करना, घोर आदिवासी इलाके में एक कार्यक्रम है, हम भी उसी सूची में हैं, लेकिन हम आपसे बहुत आगे हैं। जमीन आसमान का फर्क है। मेरे वहाँ अधिकारी बहुत है। अभी रामलाल जी बोल रहे थे, हमारे IAS नहीं बन रहे, IPS नहीं बन रहे, RS नहीं बन रहे, बड़े अधिकारी नहीं बन रहे। ये समस्या है। और जो पहले समाज में पढ़ लिख के तैयार हो गया, वो आगे निकल गया। और जिसकी पढ़ाई लिखाई समय पर ढंग से नहीं हुई, वो पिछड़ गया। और वो इलाका यहाँ है, ये है जहाँ पर आप चिंतन कर रहे हो, जहाँ पर आप बैठक कर रहे हो, जहाँ पर मैं भाषण दे रहा हूँ। इसलिए मेरे मन की इच्छा आपके बीच में प्रकट करना चाहता हूँ। मेरे लोगों से सलाह लेने के बाद कि भाई हमारा छोटा भाई पीछे रह गया, हम आगे निकल गए सर्विसेज में, हम इनको कंधे से कंधा मिला के साथ ले चलना चाहते हैं। इसलिए मैं खुले सभा में घोषित करना चाहता हूं कि चाहे हमारा आरक्षण कार्ड दें, लेकिन इनको हमारे में से आरक्षण कार्ड को दे दें, ताकि हम बराबर साथ में चल सके। किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं हो, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हो, झंझट नहीं हो। राजनीतिक दल इस मौके की तलाश में रहते हैं कि इनको आपस में कैसे बांटा जाए। इसलिए मेरा एक प्रस्ताव है कि पूरी एकता परिषद इसके पारित करे। और मैं गारंटी लेता हूँ, मैं पहले भी घोषणा कर चुका हूँ, कई बार मेरे पे इस बात के सवाल उठते हैं जब मैं इस इलाके में कुछ मुद्दे उठाने आता हूँ कि डॉक्टर केवलदास ये घोषणा करे कि जितने RS RPS बड़े अफसर उधर बन रहे हैं वो यहाँ भी बने। तो मैं घोषणा कर रहा हूँ, रामलाल जी, नगराज जी, सारे यहाँ के विधायक आप चलें, आप आगे आगे होंगे, मैं पीछे पीछे चलूँगा और गहलोत साहब से कहूँगा कि आप ये प्रावधान करें।
ये प्रावधान होना चाहिए। अब आपको पता है काकरी डोंगरी में झंझट क्यों हुआ? देखो, आरक्षण जो हमको दिया, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, आबादी के अनुपात में दिया और मोटा मोटा आंकड़ा यह है कि यहाँ आदिवासियों की आबादी 70% है टेस्ट मीडियम। तो आरक्षण 70% होना चाहिए ना भाई? है कितना? 45%। 45% में भी योग्य नहीं मिलते हैं तो दूसरे यहाँ के भाइयों से भर देते हैं। मेरा आक्षेप है, अगर यहाँ के काबिल बच्चे नहीं मिले तो फिर हमारे वहां के लोगों को उसके बाद में लाओ, लेकिन इधर उधर दूसरे लोगों से सरकार इन सीटों को भरना बंद कर दे। भरेंगे तो यहाँ के टीएसपी एरिया के आदिवासी बच्चों से इनको भरा जाना चाहिए। मेरे को सही से यहाँ का तो याद नहीं है, लेकिन मैं रामलाल जी से, नगराज जी से कहना चाहूंगा, आप सरकार से सूचना मांगे। करीबन 1,28,000 एसटी के पद बैकलॉग के चले। मैं आप दोनों से कहना चाहूंगा, आप उचित समझो तो मेरे को ले चलना, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करो कि 1,28,000 जो बैकलॉग वर्षों से चल रहा है एसटी के पदों का, उनकी विज्ञापन करे सरकार और यहाँ के बच्चों से उनको भरा जाए। मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। आरक्षण में प्रावधान है नगराज जी कि आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा आरक्षण 12% है। आज हमारी राजस्थान में आबादी 13.5% है, तो हमारा 1.5% आरक्षण दिया जाए। ये मैं रामलाल जी से कह रहा हूँ, नगराज जी से कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से कहें। हमारी इस समय आबादी 13.5% है, तो 13.5% के अनुसार हमको आरक्षण दिया जा रहा है। कोई गलत काम कर रहा होगा? मैं यहाँ किसी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आया, मैं मेरी पार्टी के पक्ष में भी बोलने के लिए नहीं आया। मैं तो ऐसा अनाड़ी हूँ, जब आरक्षण पर हमला हुआ तो आपकी जानकारी में है, जब हमारे आरक्षण पर कब्जा करने लगे तो मैं वो व्यक्ति था, मैंने चुनौती दे दी थी मेरे मुखिया को, मेरी मुख्यमंत्री को, ना आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी की होगी तो डॉक्टर किरोड़ीलाल पहला आदमी होगा जो ऐलान जंग करेगा। ये पत्र मैं नहीं जाने दूंगा। और आपको पता है, मैं मंत्री रहते हुए मैंने मंत्री पद इसलिए ठुकरा दिया था कि दीनहीन गरीब पिछड़े तीर कमान वाले आदमियों से जो नंगे भूखे पैरों से घूम रहे, उनके आरक्षण के हकों को छूने नहीं, वो बच गया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी एकता की, आपकी ताकत के कारण ही पर बचा, मेरे कारण नहीं बचा। मैं मंत्री रहा कुछ दिन के लिए, 2.5-3 साल से। आपको लगता होगा पता नहीं इतने लंबे समय तक मंत्री ना, 2.5-3 साल मेरा टंटा हो गया। जल्दी टंटा होता है, मेरी बनती नहीं, मुद्दों पर झगड़ा हो जाता है। पार्टी से निकाल दिया, निकल गया, निर्दलीय लड़ा, जीत गया, वो अपने समाज की कृपा थी इसलिए जीत गया। फिर आ गया, लोग पूछते कैसे आ गया, मैंने भाई जहाज का पंछी था, जहाज से चला गया और सैर सपाटा करके जहाज में वापस आके बैठ गया। फिर जहाज गड़बड़ करेगा तो फिर उठ जाऊंगा। मेरा क्या लगता है, मैं तो पहले समाज के लिए, मैं आदिवासी के लिए हूँ, क्योंकि ये समाज अगर आदिवासी नहीं होता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे तो रात के 1:30-2 बजे उनके एक सवर्ण कास्ट का नेता गया और डॉक्टर अंबेडकर से पूछने लगा, अंबेडकर जी ये तो बताओ रात को 1:30-2 बजे भी तुम कैसे जाग रहे हो? तो अंबेडकर ने जवाब दिया, मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूँ, तुम्हारा समाज जगा हुआ है इसलिए तुम सो रहे हो। इसलिए अपन को जागने की जरूरत है, सोने से काम नहीं चलेगा। अगर सपने पूरा करना है तो सपनों के पीछे दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, सपनों को पूरा करना पड़ेगा, तभी अपना उद्देश्य पूरा होगा। ऐसी मेरी मान्यता है। मैं मंत्री था, मैंने सोचा भाई आदिवासी इलाके के व्यक्ति के जो पीडीएस का गए हुए रसद सामग्री उसके पेट तक नहीं पहुंचती, इसको क्यों क्या चक्कर हो रहा था? पता लगा ना ट्रक के ट्रक गुजरात में पार हो जाते हैं, कालाबाजारी हो जाती है। आपने उस समय अखबारों में पढ़ा, मैं मंत्री था, मेरा राज था, मैं मेरी सरकार के खिलाफ ही खड़ा हो गया और मैंने उन ट्रकों को घेर के 9 ट्रकों को पकड़ लिया गुजरात जाते हुए। और जब कोई भी हो, किसी भी बड़े से बड़ा नेता का व्यक्ति था, सबको खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सबको जेल में भिजवाया और आदिवासी के भूखे पेट तक रसद सामग्री पहुंचाने का
मैंने निश्चय करवाया, ब्लैक नहीं हुआ। लेकिन अब मैं दोनों विधायकों को, सत्ताधारी दल वालों को कहना चाहता हूँ, मैं किसी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आया। झेड़ गांव में एक बार भूख से 33 लोग मर गए थे। मैं उनको लेकर कलेक्ट्रेट में गया था, 7 दिन तक धरने पर बैठा रहा था। न सड़क थी, न पानी था, न बिजली थी, न कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने आंदोलन करके कराया। मैं हमारे सत्ताधारी दल के विधायकों को कहना चाहूंगा, यहाँ का और भाजपा के नेताओं को भी कहना चाहूंगा, आप बुरा माने चाहे भला माने, यहाँ का आदिवासी जब भी पीड़ा में होगा तो डॉक्टर केवड़ीलाल पार्टी और सत्ता के सारे तौर तरीकों को, नियमों को तोड़कर पहले आदिवासी के हक में सड़क पर लड़ाई लड़ेगा, खड़ा होगा, या कुछ नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर आया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। राजा और रंग एक ही जाजम पर है। नगराज जी को वोट देने वाला, रामलाल जी को और हमारे राजकुमार युवा नेता को वोट देने वाला उनकी बगल में बैठा है। ये कितनी अच्छी व्यवस्था है इस आदिवासी एकता परिषद के संगठन की। मैं पूरी पूरी प्रशंसा कर रहा हूँ। ये व्यवस्था सदा बनी रहनी चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। कितना ही बड़ा वक्त क्यों नहीं आ जाए, एक जाजम पर बैठाने को जो आपने निर्णय किया, और कोई प्राथमिकता नहीं है कि डॉक्टर केवड़ीलाल कोई तो पर आगे आते बोल गया और उसके नारे लगा दिए, फेंटे बांध दिए ना। ये जो व्यवस्था है मेरे को बहुत पसंद आई। और मैंने बीच में, मैं लास्ट में बोलता, लेकिन बीच में मैं इसलिए बोला हूँ कि मेरे को यार 1 घंटे का समय दिया नगराज जी और रामलाल जी की सरकार कि आप 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकोगे। नगराज जी बुरा मत मानो, रामलाल जी मैंने कहा भाई भाषण तो दे रहे दूंगा, हाँ वो भी कम, तो मैं कम बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आ गया था उदयपुर परसों, और मैं वैसे ही मेरे मन में आ गई कि भाई ये जो होटल जहाँ सम्मेलन हो रहा है नगराज जी का, ये तो आदिवासी की जमीन पर बना। भाई मैं सोनिया जी को बताना चाहता हूँ, सोनिया जी आप यहाँ सम्मेलन मत करो, आप आदिवासी की हितैषी रहो, आप और जगह करो। और आदिवासी की पढ़ाई के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, वो भी पत्रकार वार्ता में नहीं दे रही थी। पुलिस ने भेजा, एसपी आ गया, होटल से निकाला, सीधा चलो मेरे श्रीनाथ जी के दर्शन करो, मुझे पूछ कर ना सीधे जयपुर चलो। लेकिन कृपा हुई गहलोत साहब की, क्योंकि सभी यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर आ गया और आपके दर्शन कर लिए। ये सरकार की व्यवस्था है। और ये जो पुलिस घुसी आई उसे मैं माफी चाहता हूँ। मैं कभी पुलिस साथ ले जाता नहीं हूँ, मैं तो अकेला ही चलता, लेकिन पुलिस मेरी चप्पे चप्पे की निगरानी रख रही है। उसमें भी आदिवासी अफसर लगा रखे हैं। कोई कहा दोनों हो तो आपस में हो जाए, मैं पिटूँ या वो पिटे, लेकिन ऐसी स्थिति बनने वाली नहीं। 4-5 शॉर्ट में बातें कहूँगा, ज्यादा नहीं करूँ। एक तो मेरी बात सुनो, मैंने संसद में भी उठाया था कि अपना जो मानगढ़ में सबसे बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, और हमारे हजारों आदिवासी ने राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राण दिए थे। तो जैसे जलियांवाला बाग सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, वैसे मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, ये प्रस्ताव यहाँ से पास किया। एक राजकुमार जी यहाँ पर हैं, शायद मेरे से राम राम करके चले गए, मैं उनसे कहना चाहूँगा, हाँ जय जवाहर, उनसे कहना चाहूँगा जय जवाहर जिंदाबाद और लगेगी। अगर डूंगरगढ़ काकी घूंगर में जितने भी लोगों के मुकदमे लगे, उन मुकदमों को आप रफा दफा करा दो, और जो घायल पीड़ित हुए उनको आर्थिक सहायता दिला दो, तो आप मेरे को ले चलो मुख्यमंत्री जी के पास। मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर वो मुकदमे वापस हो गए, क्योंकि ऐसे बच्चों फंस गए उसमें जिनका भविष्य सुधरने वाला। ये मौका है कि एक जाजम पर मैं भी हूँ, कांग्रेस के भाई भी हैं, बीटीपी के भाई भी हैं, तो बीजेपी बीटीपी कांग्रेस के सारे विधायक मिलकर चले, और हमारी यहाँ की जो समस्याएं जितनी भी उनका एक कॉमन ज्ञापन बनाया जाए, जिसमें आरक्षण, जिसमें हमारी भुखमरी, जिसमें हमारा पलायन, जिसमें हमारा देह व्यापार, जिसमें हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो भी आगे समस्या है, नौकरी की समस्या,
हमारे विकास की समस्या, मानगढ़ की जैसे मैंने बात बताई उनकी समस्या, इन सब मुद्दों पर एक संयुक्त ज्ञापन बना के मुख्यमंत्री जी को मिलना चाहिए और ऐसे प्रस्ताव जो केंद्र को भेजना जरूरी है उनको राज्य सरकार से आप भिजवाएं, केंद्र से उनको स्वीकृत कराने की जिम्मेदारी मेरी है, वरना मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा अगर केंद्र से मैंने स्वीकृत नहीं करा। ये मेरी जिम्मेदारी है। अभी शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की बात चल रही, पैसा एक्ट पारित किया भारत सरकार ने 1996 में, ये सारे एमएलए जानते हैं और हर जागरूक विधायक पैसा एक्ट के कार्यकर्ता पैसा एक्ट के बारे में जानता है। एक्ट तो पारित हो गया लेकिन नियम कानून आज तक नहीं बना। मैं केवल गहलोत सरकार को दोषी नहीं दे रहा, मेरी सरकार के भी 3 राज्य चले गए, इसलिए सरकारों को चेताने की जरूरत है। जब केंद्र सरकार ने 1996 में पैसा एक्ट का बिल पास कर दिया तो उसके नियम कानून बना के पंचायतों के सारे अधिकार जल का, जमीन का, जंगल का मेरे आदिवासियों को दिया जाए, ये यहाँ पर पारित किया जाना चाहिए। ऐसा मैं आपको प्रार्थना करना चाहिए। और मैं ज़्यादा यहाँ मेरे को महावीर जी ने मना कर दिया था, खराड़ी जी ने, ये वहाँ से खराड़ी का ही दोस्त एक एडिशनल एसपी मेरे को लेकर आया, 10 गाड़ी है, 10 थानेदार हैं, 2 डीवाईएसपी हैं, 4 एडिशनल एसपी हैं, 2 मेरी गाड़ी में बैठे हैं। वो घर पर जरूर भी नहीं हिलाने देते, कहाँ जाओगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ सोओगे, कितना बोलोगे, क्या भाषण दोगे। यहाँ पे आपके खराड़ी जी मिल गए क्योंकि आप दाएं बाएं नहीं बोलोगे, मैं कतई नहीं बोलूँगा, सीधा आया हूँ, सीधा ही जाऊँगा। यही है कि आपके साथ किसी प्रकार का अत्याचार होता है, अनाचार होता है, बहन बेटियों के साथ दुराचार होता है, हो रहा है, आप जाके देख लो। आप गुजरात और राजस्थान की सीमा पर हमारी बहन बेटियों की खुली मंडी लग रही है, इसलिए उसके लिए मैं आंदोलन करूंगा। मैं आपका सबका सहयोग चाहता हूं। मेरी बहन बेटी की अगर इतना बड़ा नेतृत्व होने के बाद भी अगर खुली मंडी लगे तो मेरे और आपको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। अगर हमारी बहन बेटी को ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपको आग्रह कर रहा हूं कि मैं किसी को नुकसान करने के लिए नहीं आता, मैं मेरा ही नुकसान करता हूं। लेकिन जब मेरा नुकसान कितना हो जाए, मेरा आदिवासी का सबसे ज्यादा भला हो, मैं इसके लिए चाहे पसीना देना पड़े, चाहे खून देना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, मैं इसके लिए तैयार। इस बात की घोषणा और वादा आपके बीच में करके जाना चाहता हूँ। मेरे को ऐसे चुनाव नहीं लड़ना, पक्की बात है। और ना कोई पार्टी में तो बनाई थी जो बीच में बिगड़ बिगड़ गई। ये रामलाल जी 38,000 वोट लगे थे तो ये तो कांग्रेस से जीत के कांग्रेस में चले गए। मैं अकेला ऐसे देख रहा हूँ जैसे कट्टी मकान में सार देखता मैं तो अकेला ही। मैं कोई पार्टी नहीं बनाने जा रहा, ना मैं कोई और चुनाव लड़ने जा रहा, कोई राजनीति नहीं करने जा रहा। मेरा शुद्ध गरीब का जो दर्द है, गरीब के दर्द को देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर मैं उत्पीड़ित हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। मैं गरीब का खिलाफ अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए लड़ाई लड़ता हूँ। बाकी मेरा इसमें कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। मैं नगराज जी से कहता हूँ, रामलाल जी से कह जाता हूँ और सारे बीजेपी सारे नेताओं से कहना चाहता हूँ कि मैं केवल इनके हकों की लड़ाई, वो भी आपको विश्वास में लेके, आपको साथ में लेके लड़ूंगा। और 4-6 प्रस्ताव मानगढ़ का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का, आरक्षण की बैकलॉ का आरक्षण 3.5% और हमारा भागा भले काट के आपको दिया जाना चाहिए, इस ढंग का प्रस्ताव लेना चाहें तो आप ले। मैं उसके पक्ष में मैं आगे से कह रहा हूँ। और हमारे जितने एनजीओ करके यहाँ पर काम किए हैं, वो एनजीओ का काम कहीं जमीन पर नहीं दिख रहा। उनका क्या नाम से सोशल ऑडिट होना चाहिए। आखिर में इतना पैसा आदिवासी को लगा, वो कहाँ चला गया, ये भी इसमें जिक्र होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव और केंद्र से क्या कराया जा सकता है, राजस्थान सरकार से क्या कराया जा सकता है। मैं हूँ, रामलाल जी हूँ, नगराज जी, राजकुमार जी हो, हम सब मिलके आपके अधिकारों की लड़ाई राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से लड़ेंगे और दिल्ली में जो भी है हम केंद्र के मंत्री, प्रधानमंत्री और उनसे लड़ेंगे। इसकी गारंटी मैं आपको लेना चाहता हूँ। तनिक भी नुकसान आपके आरक्षण के साथ हुआ तो डॉक्टर केवललाल सरेआम इस भीड़ में क्या क्या जा रहा है। अगर तनिक भी कोई नुकसान हमारी सरकार या किसी के द्वारा किया गया तो मैं पहला आदमी हूँ जैसे मानगढ़ में अपना बलिदान दिया आपके आरक्षण और आपके हक की लड़ाई के लिए। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो बलिदान देने के लिए तैयार हुआ। जय जोहार, जय जय।